हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन जारी है। अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हुसैन थैबो, सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी साहब। तो सबसे पहले अमीर अब्बास साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारत ने जो हमला किया है बड़ा बुज़दिलाना और बहुत बड़ी गलती कर दी, और भारत को दो टोक जवाब भी मिल गया पाकिस्तान की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने रात के वक्त बुज़दिलाना हमला किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सितंबर 1965 में शब गए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, और उसका भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने फिर कैसा उनको जवाब दिया। भारत को पाकिस्तान पर हमला करते हुए और पाकिस्तान को भारत पर हमला करते हुए एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखना पड़ता है। जब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया है। जैसे उसने अभी 26 लोग हमारे शहीद हुए हैं, कुछ 46 के करीब जख्मी हैं, अभी एक और ही है कश्मीर से, कंफर्म नहीं है। तो भारत को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में आम लोग मारे जाएं। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना होता है या पाकिस्तान ने जब जवाब देना होता है तो पाकिस्तान को इस बात की फिक्र होती है कि भारत में सिविलियंस की जाने ज़ाया ना। उसकी वजह है, एक तरफ है मकबूजा के जम्मू कश्मीर जहां हमारे अपने कश्मीरी हैं, वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मार सकता है क्योंकि वो उनको ओन नहीं करता। हम मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों को ओन करते हैं, वो हमारे वजूद का हिस्सा है, हम उनको नहीं मार सकते। इसी तरह से हरियाणा, चंडीगढ़, जो भारतीय पंजाब है, वहाँ जो सिख बड़ी तादाद में रहते हैं, वो सिख पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के साथ लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का उनके साथ भी एक अच्छा ताल्लुक है, तो हम उन सिखों को भी निशाना नहीं बना सकते। जैसे उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मुरीदके को निशाना बनाया और बहावलपुर में, और इसके अलावा सियालकोट और एक और सियालकोट के साथ एक मुलैका इलाके। सो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कुछ इंसानी अखलाकी मजबूरियां हैं। उधर जो कश्मीरी बसते हैं वो हमारे अपने हैं, जो यहाँ कश्मीरी बसते हैं वो भारत के कश्मीरी नहीं हैं। इसलिए आपने देखा कि जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो वहाँ की सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने उनकी एयर फोर्स यानी उनकी जो फ़ज़ाई एयर पावर है उसको निशाना बनाया है, और उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। अभी ये जो कार्रवाई रात को पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, ये पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। ये याद रखिएगा, ये जवाबी कार्रवाई नहीं है, दोनों चीजों में फर्क है। पाकिस्तान अभी भी जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाकिस्तान ने उनके फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो सकते थे उनको निशाना बनाया प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अपने दिफा में। वो तो सिर्फ हमने दिफा किया। अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जो इंडिया ने की रात कार्रवाई, उसका जवाब देने का हक अभी पाकिस्तान के पास महफूज है। अब देखते हैं कि आज जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में फैसले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर अब से कुछ देर के बाद कौम को एतमाद में लेंगे, और मुमकिन है वो इस सिलसिले में किसी हतमी फैसले का ऐलान करें कि क्या उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की भी इजाजत दे दी है या नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। सना हाशमी भी हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद है। सना, आपकी तरफ भेजती हूँ, आप गजनफर अली साहब भी मौजूद है, तो आप सवाल करना चाहें तो। वेल, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ है। अमीर अब्बास, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो वहाँ मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरी है वो हमारे बहन भाई हैं और हम उनको निशाना नहीं बनाएंगे। इनकी जो प्रेस रिलीज मेरे सामने पड़ी है, इसमें ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया है, अस्करी किसी भी जगह को हमने निशाना नहीं बनाया। इसका तो ये मकसद है कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये मासूम लोगों की जानों से खेलने वाला दहशतगर्द मुल्क है। जी सना, दुनिया को पता है, इसीलिए आप देखें ना कि आप 2 हफ्ते हो चुके हैं इस वाक़े को, और इंडिया ने भरपूर कोशिश की कि वो आलमी दबाव पाकिस्तान पर बढ़ा सके, वो आलमी हिमायत अपने लिए हासिल कर सके और उसको दुनिया हल्ला शेरी दे कि हाँ जी ये जो पहलगाम वाक़या हुआ ये चूंकि पाकिस्तान ने किया है, लिहाजा इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान का को जवाब दे उसी ज़ुबान में, यानी कोई इस किस्म का वाक़या करके। तो कोई
एक मुल्क भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने भारत की हिमायत की हो या तायीद की हो या उसने भारत के इल्ज़ाम को मजबूत और मुदल्लल समझा हो। हर मुल्क ने यही कहा कि भारत को अपने इल्ज़ाम की कोई दलील पेश करना होगी। जो पाकिस्तान ने भी कहा कि आप अगर समझते हैं कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान ने करवाया तो उसका कोई सबूत आप रखें, अगर हमारे सामने नहीं रख सकते तो आप दुनिया के सामने रखें। इस वाक़े के चंद घंटों के अंदर, यानी पहलगाम वाक़े के चंद घंटों के अंदर ही नई दिल्ली में जो यूरोपीय यूनियन के सफरा हैं उनको बुलाया गया और उनको एक ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग में भी उनको कोई सबूत नहीं दिखाया गया। तो आप तो विक्टिम है, ये दावा करते हैं, आप तो मुद्दई है पाकिस्तान के खिलाफ। आप कहते हैं आपके 24-25 लोग मार दिए पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, तो आपको तो वो सबूत सबके सामने रखना चाहिए था। आप खुफिया मीटिंग्स में क्यों ये बात बता रहे हैं कि ये वाकया कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ? आप तो फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशंस जाते, आप फौरी तौर पे अमेरिका से रब्ता करते और उनको दिखाते कि ये सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रखा, और यही वजह है कि उसको शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो समझता था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे जिस तरह से कि भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, गर्चे हमारी तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन फ़र्क इतना है कि भारत ने सिविलियन को निशाना बनाया और हमने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, ये तो भारत का पुराना वतीरा है ना, आप भी जानती है, पूरी दुनिया जानती है, और ये बड़ा खुल के सामने आ गया है। 65 वॉर में भी जब उन्होंने हमला किया था, उन्होंने यही किया था जाके वाघा चेक पोस्ट पे। अब एक दो चीजें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको उनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉर टैक्टिक्स में पता चल गया कि रात को हमला करो, रात के अंधेरे में हमला करो, ताकि दुश्मन जब सो रहे हो सिविलियन, उस वक्त वो सिविलियन को मार सकें, और ऐसी जगहों पे हमला करो जो सॉफ्ट टारगेट जिसे कहता है कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आप फौजों से लड़ें, फौजियों से लड़ें, हथियारों से लड़ें, टैंकों से लड़ें, गनों से लड़ें। ये जो है उस चीज़ को अवॉइड करके ये जाके, और दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं और हमला कर रहे हैं तो उनके मुकामात को टच ना करें, आप सिविलियंस को टारगेट ना करें। और ये बहुत सारी आर्मीज हैं उसको फॉलो करती हैं, लेकिन ये एक दुनिया की दहशतगर्द दो आर्मी है, एक इजरायली आर्मी है और एक ये है अपना इंडियन आर्मी, और जो नेतन्याहू की लीड पे चलते हैं। ये समझता है कि पाकिस्तान को गजा मजा है जी, जो कुछ चाहेगा कर लेगा। ये साइकोपैथ है, इसका दिमाग खराब है, इसके दिमाग के अंदर खन्नास भरा हुआ है, तो पता नहीं पैदा कहाँ हुआ था, इसके बाप का भी नहीं पता, इसका बाप कौन था, हिटलर के बाप का भी नहीं पता था कि हिटलर का बाप। जो बगैर बाप के लोग होते हैं वो बुज़दिल ही होते हैं, वो रात की तारीकियों में ही आते हैं, या वो जो है उस वक्त हमला करते हैं जिस वक्त सोचते हैं कि जी ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो आपने देखा ये उसने किया। उसके बाद ये करने के बाद पाकिस्तान ने उसी वक्त कहा कि जी वी विल रिस्पॉन्ड, और हमने जितना रिस्पॉन्ड किया है, 12 आर्टिलरी, 23 अपना जेलम में जो डेवटली थी, उन्होंने उन सब ने, या ऊपर आप चले जाए सियालकोट सेक्टर, उन सब ने टारगेट किया है दुश्मन की चेक वो पोस्ट जो उनकी बनी हुई है, दुदनियाल सेक्टर में बनी हुई है, जो उनकी नीलम वैली में बनी हुई है, जो ऊपर पुंछ सेक्टर में बनी, जैसे जूली पोस्ट है। जूली पोस्ट एक बहुत हाइट पे पोस्ट है। जूली पोस्ट से पाकिस्तान की पीर पंजाल रेंजेस के ऊपर वो आती है, वहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट और उसके दरमियान तो फासला जो है वो 100 मीटर का फासला है। तो पाकिस्तान ने वहाँ पे जूली पोस्ट क्योंकि उनको इंटरफेयर करती थी, उसके ऊपर हमला किया। यानी तमाम की तमाम ओरिएंटेड जो है। अब देखिए उन्होंने पाकिस्तान में जो नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमला किया। अगर पाकिस्तान चाहे, और मैं चाहूंगा कि ये हो, मैं डिमांड करूंगा अपनी लीडरशिप से ये हो कि उसी रिवर के ऊपर, नीलम रिवर के ऊपर इन्होंने कृष्ण गंगा डैम बनाया। तो पाकिस्तान को कृष्ण गंगा डैम के जो स्पिलवेज हैं उसको हिट करना चाहिए, ताकि आपके नीलम रिवर में पानी जनरेट हो। क्योंकि अगर दुश्मन एक टारगेट पे हमला करता है तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करके उसी किस्म का टारगेट चूज करना चाहिए। हम कर सकते थे कि इनका जो इन्होंने मस्जिदों पे हमला किया है, तो हमें जम्मू के अंदर आरएसएस का एक सेंटर है, शाखा जिसको वो कहते हैं, जहाँ आरएसएस के लोगों को ट्रेन करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान अखनूर के अंदर है। पाकिस्तान उसको मार सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको गालिबन मैं कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं हिट किया, मैं अपनी सोच के मुताबिक। उसके साथ 2 मंदिर बने हुए हैं जो इनके बहुत पुराने मंदिर हैं, उसी ट्रेनिंग सेंटर के साथ। तो पाकिस्तान मंदिरों को तो नहीं मारेगा ना। हमारी तो कुछ इक़दार हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हैं, जो हमारा मजहब हमें सिखाता है
कि आप जंग भी, आपको पता है पुराने ज़मानों में जब जंगें होती थी तो बहादुर लोग आपस में बाहर निकलते थे, एक दूसरे को चैलेंज करते थे, दूसरी तरफ से एक बोल्ड आदमी आता था, फिर आपस में लड़ाई की जाती थी। वो कहीं पिछली सफ में जाके नहीं लड़ते थे किसी ऐसे आदमी से जिसकी स्ट्रेंथ जो है उनसे कम हुआ करती थी, उससे ही लड़ते थे जिसकी स्ट्रेंथ इक्वल होती थी। तो आप ये देख लीजिएगा कि इनका टेक्निक देख लें। अब इन्होंने क्या है कि वहाँ पे रिपब्लिक टीवी, तमाम टीवी पे एक नक्शा लगवाया हुआ है, उस नक्शे के अंदर बाबरपुर, उस नक्शे के अंदर मुजफ्फराबाद और मुरीद के, उसकी उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर चलाई जा रहे हैं कि जी हमने यहाँ भाई अगर मैं एक उनसे डिमांड करता हूँ, नरेंद्र मोदी जैसे जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, जो साइकोपैथ है, मैं कहता हूँ यार अगर तुमने हमला करना है तो दिन के रोशनी में काम करते हैं। आपके पहलगाम में हमला जो है दिन के 2 बजे हुआ था, तो फिर दिन में मारो ना, रात को क्यों मारते हो? रात को तो लोग सो रहे होते हैं, कुछ साथ कुछ सिविलियन सो रहे होते हैं, कुछ लोगों के घर होते हैं। तो इन जो यारी है, मक्कारी है, धोखाधड़ी, फरेब, झूठ, गद्दारी, ये तमाम चीजें आपको इनकी टेक्निक और इस तरह पाकिस्तान को पूरा जवाब दिया है। पाकिस्तान ये कहीं नहीं चला रहे, एक चलती हुई न्यूज चलाते हैं कि जी हमारे 3 थे। अब स्काई न्यूज चला रहा है, BBC ने चलाया, इंटरनेशनल मीडिया ये चला रहा है कि पाकिस्तान ने 3 तो कंफर्म है ना, जो तैयारे 2 रफेल है, एक रफेल है, एक मिग है, एक Su-30, लेकिन 2 रफेल है जो पाकिस्तान ने मारे हैं। तो अब ये अगर इनको इतना ख्याल नहीं कि $8 बिलियन का रफेल इन्होंने लिया है, और इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसने रिजाइन किया, जिसको उन्होंने सैक किया, उसने कहा कि मेरे पायलट्स जो है वो केपेबल नहीं है रफेल तैयारे चलाने के। क्या हम अपने शहीदों के तदफीन तक रुके हुए हैं और इसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब जाहिर है जो कमांड करेंगे, अब से कुछ देर के बाद प्राइम मिनिस्टर खिताब भी करेंगे, कैसा जवाब मिलने वाला है इंडिया को? जी सना, शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, हम ये कल से देख रहे हैं कि जिस तरह से ये इंडियन जो गोदी मीडिया है इसको जिस तरह से प्रमोट कर रही है और नरेंद्र मोदी को फर्दर प्रोवोक कर रही है। एक तो मैं ब्रिगेडियर साहब ने नरेंद्र मोदी के और हिटलर के बाप का पता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के बाप का मुझे पता है। इसके बाप का नाम नथुराम गोडसे था, जिसने गांधी को कत्ल किया था, और ये उस टेररिस्ट का बेटा है। और इसके खून में सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी है। ये इस रीजन में अनसर्टेनिटी चाहते हैं। इनका ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कोई 1500 साल का डिस्प्यूट है, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये पूरी प्री प्लान्ड एक ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी वहाँ पे बेची जा रही है कि ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान 800 साल से हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हमने इनसे ये हुक्मरानी लेनी है और इस रीजन को हमने एक हिंदू देश डिक्लेयर करना है। इसके साथ साथ जब से कल से ये अटैक हुआ है उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखा रही है। अभी मैंने अपने प्रोड्यूसर को 2-3 एक क्लिप भेजे हैं BBC के, वो तैयार करके हमें वो भी दिखा सकता है कि वो जिस तरह से राफेल की मजाक उड़ रही है दुनिया में, वो लोग उसकी जिस तरह से उस कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान में रीजन में स्टेबिलिटी की बात करी है। पाकिस्तान कहता है कि जब तक कोई भी खित्ता तरक्की नहीं करे, जब तक कोई मुल्क तब तरक्की करेंगे जब रीजन स्टेबल होगा। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ हमेशा के हमें रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, उसकी आइडियोलॉजी है, अमित शाह है, अजीत डोभाल है, उनकी आइडियोलॉजी में सिर्फ ये है कि इंतहा पसंदी फैलानी है, हरासमेंट करना है। वो ना सिर्फ हरासमेंट रीजन में है, वो उनका कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ, उनका कॉन्फ्लिक्ट नेपाल के साथ, उनका कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश के साथ, बट उनके इंटरनली आप अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त 120 अलहदगी की तहरीक चल रही है। उनको सबोताज करने के लिए, खालिस्तान मूवमेंट को सबोताज करने के लिए उनके पास एक ही वेपन होता है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को किसी तरह से जो है वो
और ISI। बिल्कुल ठेबो साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का कार्ड जो है वो खेला जाता है मोदी सरकार के जानिब से। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से गजनफर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को, मेरी ये ख्वाहिश है कि किशन गंगा डैम पर बनाए गए जो डैम हैं उस पर हमला हो। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया। और जो जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अलग है, वो मसाजिद को, इबादत गाहों को और शहरियों को निशाना नहीं बनाता है। जिस तरह से कि कहा यह कि हम फौजी और सिफारती सतह पर भारत से मुकाबला करेंगे और इसके लिए आवाज भी बुलंद करेंगे। देखिए, हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया। हमने 2019 में उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया, जहां उनके आर्मी चीफ मौजूद थे। उसके चंद मीटर के फासले पर हमने स्ट्राइक की, सिर्फ उनको ये पैगाम देने के लिए कि अगर हम चाहें तो हम आपके आर्मी चीफ को भी निशाना बना सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बर्तरी है जंग के अंदर, अखलाकी बर्तरी, प्रोफेशनल बर्तरी, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि अभी उन्होंने जो हमारा नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये रन ऑफ द रिवर है, उसको उन्होंने निशाना बनाया, और नौशहरी डैम को। लेकिन अगर हम भी उनके हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला कर देंगे तो फिर हमारे पास ये अखलाकी जवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि जंग के दौरान, जो अब हम अपना मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार कर रहे हैं कि दौरान जंग आप इबादत गाहों पे हमले नहीं कर सकते, आप सिविलियंस पे हमले नहीं कर सकते, आप अस्पतालों पर हमले नहीं कर सकते, स्कूलों पर हमले नहीं कर सकते, शहरी आबादियों पर हमले नहीं कर सकते, और इस किस्म के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, उन पर आप हमले नहीं कर सकते। तो अगर हमने जवाबी हमला उसी तरह से कर दिया तो फिर हम ठीक है, हम हमला करके अपना मकसद तो हासिल कर सकते हैं टिट फॉर टैट का, लेकिन फिर हमारी जो अखलाकी बर्तरी है वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं रहेगी बरकरार। जब हम उनकी दिफाई इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकते हैं, और हमने बनाया 2019 में भी और अभी भी। अब तो देखिए ना, 5 जहाज आप दुश्मन मुल्क के, जिसमें 3 राफेल, और राफेल का मैं आपको बताऊं कि 18% शेयर्स राफेल बनाने वाली कंपनी के 18% शेयर्स गुज़श्ता कुछ मिनट्स में वो डाउन हो गए। और पाकिस्तान में JF-17 थंडर बनाने वाली कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त J-10C और JF-17 की जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको सराहा जा रहा है। और राफेल जो कि फ्रेंच फाइटर जेट है, दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क की तरफ से तैयार करता जहाज, उसकी कारकर्दगी इस वक्त इंतहाई मायूस कुन है। तो जब हम अपनी दिफाई बर्तरी को और अपने प्रोफेशनलिज्म को बारहा दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उसी पर रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान अभी अपनी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको उसके पास बहुत सारे इस वक्त निशाने हैं जो तकरीबन समझे कि वो हदफ लॉक हुए हुए। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है कि हाँ, हमने जवाबी कार्रवाई करनी है और किस मैसिव स्केल पर करनी है। ये फैसला अगर हो जाता है और उस पर अमल दरामद होता है तो वो सारे हदफ लॉक हैं, उस पर कोई ऐसी ताखीर की बात नहीं है। जब चाहे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके, वर्किंग बाउंड्री से लेके और इंटरनेशनल बॉर्डर तक। अब इंटरनेशनल बॉर्डर की चूंकि उन्होंने वायलेशन कर दी है, तो पाकिस्तान भी उनको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, ये सारा जो हमारा राजस्थान का उनका इलाका है वहाँ से लेके बाकी, पाकिस्तान भी वहाँ कार्रवाई कर सकता है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को पहले वायलेट किया है। तो पाकिस्तानी फ़ौज और ख़ास तौर पे हमारी एयर फोर्स, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एयर फोर्स, हालांकि इंडिया की निस्बत तो हमारी एयर फोर्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में छोटी है, लेकिन अपनी दिफाई सलाहियत में, अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज़ में उसने साबित किया है 1965 से लेके अब तक कि वो हमेशा भारत पर उसको बर्तरी और सबकत हासिल रही है। तो अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 बजे जो अनाउंसमेंट करेंगे वो क्या डीएस्केलेशन की तरफ जाते हैं या वो हतमी तौर पे ये रियासत पाकिस्तान का फैसला कौम के सामने रखते हैं कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा। हुसैन थेबो साहब हमारे साथ मौजूद है। हुसैन थेबो साहब, आप क्या समझते हैं कि अब इस तमाम सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी दबाव और ख़ास तौर पर जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, भारत पर
पड़ेगा और भारत इसका असर लेगा क्या? देखिए जी, बात ये है ना कि दुनिया में दो रियासतें हैं, एक इजराइल है, एक हिंदुस्तान है, और एक वहाँ का गुंडा है, बदमाश है जिसका नाम नेतन्याहू है, और दूसरा यहाँ का बदमाश है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इन्होंने अपनी बदमाशी मचाई हुई है। देखें, इससे पहले भी आप अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर के ऊपर यूएन की 12 रेजोल्यूशन है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 12 रेजोल्यूशन है कि आप कश्मीर के अंदर प्लेबसाइट कराएं। ये कश्मीरी लोगों की भी ये विल एंड विश है कि वो प्लेबसाइट कराएं, और ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि आप वहाँ पे प्लेबसाइट कराएं। लेकिन स्पाइट ऑफ दैट वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे नहीं हो रहा है, और उनकी वो उस तरह से हट दर्मी और बदमाशी चल रही है। मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया एक दुकान है और सब ने अपना अपना एक सौदा बेचना है। मैं क्यों ना बोलूँ कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनको आईटी खरीदना है, इनको तेल बेचना है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई है। ये जो ओआईसी है, ओआईसी का कोई रोल है, कोई ये हमने कोई 40 अमीर अब्बास साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, कोई 40-42 ममालिक का एक हमने एक फौज भी बनाई हुई है, उसका कोई सिपह सालार भी बनाया हुआ है। भाई उनका रोल कब है? वो उनका रोल क़यामत वाले दिन आएगा क्या? इस वक्त आप देखें कि किस तरह से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, फिर आप देखें इस तरह से ये कश्मीर के अंदर हो रहा है। जैसे नेटो ऑपरेट करता है, नेटो के 28 ममालिक हैं, अगर नेटो इस तरह से ऑपरेट करता है कि अगर उन 28 ममालिक में से किसी भी एक ममालिक पे कोई अटैक होता है तो नेटो वो अपने ऊपर वो अटैक ले लेता है और वो उसकी इंटरवीन करता है। जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा ये पॉइंट भी था कि हम नेटो को क्यों पाल रहा हूँ भाई, मैं जो यूरोप के 25 ममालिक हैं उसमें से आधे से ज़्यादा के पास तो फौज भी नहीं है, लेकिन मैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा ओआईसी है, एक हमारा वहाँ पे एक इस्लामी एक अलग से एक बनाया हुआ है, उनका भी कोई रोल बनता है, यूएन का रोल बनता है। ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके बड़े बड़े CSR पहले इंक्वायरीज होती हैं कि वो अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले पूछते हैं कि आपके इदारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। वो नहीं देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में किस तरह से जबर हो रहा है, किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंस बदनाम ज़माना रहा है उसकी अभी जो हालिया 322 पेजेस की एक रिपोर्ट लीक हुई जिसके अंदर पूरी स्ट्रेटजी थी कि ये हमने पहलगाम इंसिडेंट कैसे करना है, ये जेडी वेंस जब आएगा तो उसी दौरान हमने ये सारा इंसिडेंट करना है, उसके बाद हमने बलूचिस्तान का उससे पहले ट्रेन का इंसिडेंट करना है, हमने किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट को सबताज करना है, किस तरह से हमने दुनिया भर में सिखों को मारना है। तो ये दुनिया वाले सारे अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आईटी खरीदना है, तेल बेचना है, वहाँ से मटेरियल लेना है और बेचना है। अगर बात की जाए तो इस वक्त एक बायलैटरल ट्रेड जो है वो चाइना और अमेरिका का सबसे बड़ा है दुनिया में, लेकिन वो एक मैं आपको यहाँ कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हसन साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन अब हमारे सामने है, गो कि हमें पता है कि अब से कुछ देर के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर खिताब करने जा रहे हैं मुल्क से, अवाम से, लेकिन इस सिचुएशन में जबकि एक वॉर ओपन हो चुकी है और बकौल बाकी सारे जो हमारे तज्जियाकार हैं वो तो ज़ाहिर है एक बहुत ही बेहतर मामला है कि दुनिया देख रही है, दुनिया को मालूम है, हमने शवाहिद भी दिए, लेकिन ये जो दहशतगर्द मुल्क है इंडिया जिसका नाम है, इसको जवाब देना इस वक्त इस सूरत हाल में कितना अहम हो गया है? क्योंकि अभी मैं बार बार एक बात दोहरा रही हूँ कि हमारे यहाँ लोगों के जनाजे उठेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद उनकी तदफीन होगी, उनकी नमाज जनाजा होगी, उसके बाद जो रिटेलिएशन की गई है इंडिया की जानिब से, अपने जाहिर जो उन्होंने रिटेलिएट किया उसका जवाब हमने रात को दिया है, लेकिन ये जो मासूम लोगों की जानें गई हैं इसका जवाब देना भी तो हमारा हक है ना सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो जो एक सडन था, उन्होंने रात के तारीकी के अंदर एक अटैक किया और हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, उसमें हमारे काफी मासूम शहरी जो है वो शहीद हुए। लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूँ कि इस थोड़े से टाइम में हम सफारती सतह पे भी जो कामयाबियां हमें मिली, जो रिएक्शन चाइना की तरफ से आया, या जो
अमेरिकन की तरफ से आया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। और अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा दिल कौम है, और हमारा ये जो जज्बा ईमानी है, हमारे अंदर ये जो कुव्वत है, हम शहादत को भी सादत समझते हैं और हम गाजी होने में भी फख्र महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे जिन लोगों ने वतन अजीज पर जाने दी हैं, वो हमारे लिए हमारे हीरोज हैं। और आज पूरी कौम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान को वो बिल्कुल उनके शाना बशाना है, उनके कदम के साथ कदम मिला के हम चल रहे हैं, और हम पूरी अवेयर है पूरी कौम। और वो चाहे सोशल मीडिया पे मीडिया वॉर ठीक है। हो, हसन मुर्तजा साहब, एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मसाजिद और हाइड्रो पावर मंसूबों को निशाना बनाना आलमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी, आप क्या समझते हैं कि भारत को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखें, भारत इस खित्ते के लिए एक बहुत बुरा शगुन है। मैं समझता हूँ कि भारत की जो पॉलिसीज हैं वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो इस पूरे खित्ते के खिलाफ है। अगर आप देखें तो उनका जो वो अखंड भारत का जो ख्वाब है, जो आज उनके ऑफिशियल जो मैप हैं, जो उनकी सारे ऑफिसेज में जो मैप्स लगे हुए हैं, अगर आप उसको देखें तो वो अखंड भारत है। वो उसमें नेपाल को भी काउंट करते हैं, वो उसमें बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, पाकिस्तान को भी। तो वो सेम वही मेंटेलिटी है जो इजराइल के अंदर, अगर आप ग्रेटर इजराइल का नक्शा। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कि आपने भी कहा कि आलमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी, ये नुक्ता आपने उठाया, आप क्या समझते हैं कि खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा इसका? देखिए, खमियाजा आलमी सतह पे तो मैं नहीं समझता कि कोई उसको भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया में हर मुल्क जो अपनी सॉवरेनिटी रखता है, कोई दूसरा मुल्क उस पे कुछ जंग इस तरह से मुसल्लत नहीं कर सकता किसी और मुल्क की वजह से। अब भारत के अगर हम सिफारती ताल्लुकात देखें तो वो फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं, वो रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, जो सलामती काउंसिल के मुस्तकिल ममालिक हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, बरतानिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो जो 5 मुस्तकिल ममालिक हैं, चीन के अलावा बाकी सबके साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इसके अलावा जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं, और अगर हम फार ईस्ट की बात करें तो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की जो बड़ी 15-20 आलमी ताकतें हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ खड़े होकर और भारत पर जंग मुसल्लत कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। जो आलमी ढांचा है या बैनुल-अक़वामी सियासत का जो ढांचा है वो मुफादात पर मबनी है, नेशनल इंटरेस्ट पर चलता है। हर मुल्क अपने मुफाद के तहत फैसले करता है, और पाकिस्तान की निस्बत कई मुल्कों की नज़र में भारत उनके लिए ज़्यादा अजीज़ या ज़्यादा करीब है। इसलिए जो मुल्क मैटर करते हैं वो तो इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे सऊदी अरब ने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आप देखें पाकिस्तान आए, अब्बास अरागची। इसके अलावा चीन ने कोशिश की है ताकि ये, तुर्की ने कोशिश की है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए। ईरान तो सबसे बढ़कर सबसे पहले आया और उन्होंने कहा कि हम सालसी करवाते हैं। यहाँ तक तो कोशिशें होंगी। अमेरिका ने, जैसे आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दफ़ा स्टेटमेंट दी है, और उसने अगर पाकिस्तान की हिमायत का इजहार नहीं किया तो उसने इंडिया की हिमायत का भी इजहार नहीं किया, और वो भी यही कह रहा है कि इसको डी एस्केलेट करें। तो कोशिश होगी दुनिया की कि ये तनाज़ा आगे ना बढ़े, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जो आलमी ताकतें हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई महाज़ जंग खोल देंगी, ऐसा नहीं होगा। ये कोशिश ज़रूर होगी कि ये जो मामला है ये मज़ीद एस्केलेट ना हो, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं और फुल स्केल वॉर की तरफ अगर मामला चले जाते हैं या ज़मीनी जंग शुरू हो जाती है, तो खैर ज़मीनी जंग अगर होगी तो सिर्फ ज़मीनी नहीं रहेगी, उसके साथ फ़ज़ाई जंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर फुल स्केल वॉर हो तो फिर उसका नतीजा खुदा न खास्ता एटमी जंग पर भी मुंतज हो सकता है। याद रखें कि 1965 की जंग में और 1971 की जंग में पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं था, ना ही भारत एटमी ताकत था। लिहाजा वो जंगें जो हैं वो चंद दिनों या चंद हफ्तों पर मुहित थी, और उसके बाद वो जो है आलमी
मदाखलत की वजह से वो जंगें ख़त्म हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है और इंडिया भी एक एटमी ताकत है। तो अगर जिसे कहते हैं कि आप अगर किसी को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे, तो बिल्ली भी अगर आप दीवार से लगा दें तो वो भी फिर शेर की तरह पंजा मारती है। तो अगर पाकिस्तान को दीवार से लगाएगा भारत, तो फिर पाकिस्तान अपने दिफा में हर हद तक जाएगा। और उस हर हद का मतलब ये होता है कि आपके पास जो न्यूक्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल भारत भी कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये दुनिया कोशिश करेगी कि हालात उस हद तक ना जाएं। लेकिन असल मसला समझने की ज़रूरत यह है कि ये इस खित्ते के अंदर दो बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान देखें, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान एक एटमी दिफाई ताकत है। पाकिस्तान जो है वो क्रॉस रोड ऑफ एशिया पर वाक़ है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। इसी तरह इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और वो भी एक एटमी ताकत है। वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है। तो इन दो मुल्कों के दरमियान मुसलसल अगर महाजराई की कैफियत रहेगी, ये है वो मैटर ऑफ कंसर्न जो दुनिया के लिए होना चाहिए, जो आपका सवाल था। अभी तो चले ये एपिसोड है, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा शिद्दत की तरफ नहीं बढ़ेगी और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन कब तक ये दोनों मुल्क आपस में बरसरे पैकार रहेंगे? आप 1948 जो पहली जंग है वहाँ से लेकर अब तक आप देख लें, और ख़ास तौर पे मोदी जैसा शख्स, उसके इंडिया में वज़ीर आज़म बनने, वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बना और वो अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पर तोल रहा है। उस जैसे इंतहा पसंद लोगों का अगर वो 20 साल तक वज़ीर आज़म रहता है इंडिया का, तो इसका मतलब यह है कि उसने वहाँ की पूरी एक जनरेशन को तब्दील कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ नफरत में। उसने पूरी एक नस्ल वहाँ जन्म दे देनी है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़ी कर देगा। ये है मैटर ऑफ कंसर्न दुनिया के लिए कि जो भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वॉर हिस्टीरिया पैदा किया जाता है, जो उनका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, झूठ फैलाता है। अभी आप देखें उनका, अगर आप इंडियन मीडिया फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, तो देखें वहाँ किस किस्म का झूठ फैलाया जा रहा है, वहाँ सरियन झूठ फैलाया जा रहा है और हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अमीर अब्बास, तवक्कुफ कीजिएगा, मेरे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, साबिक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। कसूरी साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। एज वी स्पीक के इस वक्त जो एक वॉर या कई सिचुएशन क्रिएट कर दी है हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, भारत ने, इसके बाद पाकिस्तान ने जाहिर है उसके राफेल्स भी गिरा दिए हैं, मिल्क को भी तबाह किया है, लेकिन उसने हमारी सिविलियन आबादी पर हमला किया है और इस हमले का जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार बैठी है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या रिटेलिएशन करेगा, डिफेंस क्या लेगा अपना? एक तो पाकिस्तान ने तोड़ जवाब पहले ही दे दिया। इंडीड, उनके जहाज गिराए हैं जो कोई छोटी बात नहीं, और सुना यह है, कहा जो रिपोर्ट हुई है उसमें 3 राफेल जहाज भी हैं, तो ये बड़े लेटेस्ट जहाज हैं। और ये इसकी जो तस्दीक होती है इस तरह होती है कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, मैंने भी बिल्कुल सर, रॉयटर्स, बीबीसी, सीएनएन सब रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो 3 जहाज गिरे थे, बहुत बाद में 2 और गिरे हैं, उसकी 4 लोकल सोर्सेज जो कश्मीर में है उन्होंने कंफर्म किया। ये अहमियत है कि वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है। तो ये खुद बहुत बड़ा धक्का है भारत के लिए। और आजकल की जो जंगें होती हैं उसमें एयरफोर्स का एक कलीदी किरदार है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने माजी की तरह यादें ताज़ा करा दी 1965 की कि उसने एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है। अब जब एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हिंदुस्तान को कई मर्तबा सोचना पड़ेगा कि उसने जो हरकत की है इसकी क्या कीमत है। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस पहले से तैयारी करे बैठी थी, कोई सरप्राइज नहीं है जो उन्होंने किया है कि मजीद क्या करती है, क्योंकि उन्होंने जो खबर सुबह आई है उसमें नीलम जेलम का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अटैक किया, उसको किसी तरीके से मुतासर किया। तो इसका जवाब क्या, मैं इससे अंदाजा लगाने से कासिर हूँ, बड़ी खतरनाक हो सकते हैं। दुआ करनी चाहिए कि होश के नाखुन भारत की क़यादत को आए। उन्होंने एक न्यूक्लियर मुल्क को चैलेंज किया है जिसकी आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड है, बैटल टेस्टेड है, बैटल हार्डन्ड है। तो ये उन्होंने जो हफ्त में और जुनूनी कैफियत में जो उन्होंने ये किया है, इसकी उनको भारी कीमत ऑलरेडी चुकानी पड़ गई है।
खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इंपॉर्टेंट बात आपने की है, भारी कीमत। देखें, जब आप बात करते हैं और आप मुझसे बेहतर इस चीज़ का इल्म रखते हैं, हमने 12 दिन तक यहाँ से बैठकर आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पहलगाम हमले का कोई सबूत है तो बताया जाए, यूएन के अंदर पेश किया जाए, लेकिन ये सब नहीं हुआ। अब उसने ये आज जब DGISPR बात कर रहे थे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि नीलम जलम हाइड्रो प्लांट जो है उसको भी टारगेट कर दिया गया। आप समझते हैं कि ये टारगेट करने का क्लियर मकसद ये है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है? ये सफेद झंडे जो लहरा रहा है चिड़ी पर और इधर उधर, ये सिर्फ दिखावे के लिए है? खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने ये कर दिया, इसलिए इसका जवाब मुझे लग रहा है कि आएगा। अब मैं सेकंड गेस पाकिस्तान आर्मी को नहीं करना चाहूंगा इस वक्त, कि मुनासिब मौका नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने ऑलरेडी, आर्मी ने जो एक्शन लिया है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, एयरफोर्स ने जो कारनामे दिखाए हैं बाय शूटिंग डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट, ऑलरेडी साबित कर दिया है कि उन्होंने उसका बदला लिया है। लेकिन लग रहा है, और ये कहा जा रहा था बड़ी देर से, कि पाकिस्तान इसका मजीद जवाब देगा, जिसको कहते हैं क्विड प्रो को प्लस। अब इस पे मैं सेकंड गेस नहीं करूंगा कि आर्मी क्या करेगी, एयरफोर्स क्या करेगी, ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, अगर हम आलमी दुनिया की अभी बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट के, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग केस पाकिस्तान ने रखा थ्रू आउट दैट पहलगाम अटैक। अब आप क्या समझते हैं कि क्या यूएन से लेकर बाकी सारे इदारे एक मरतबा फिर खित्ते में अमन की ख्वाहिश का जाहिर करते हुए पाकिस्तान को कहेंगे कि तहम्मुल का मुजाहरा करे और हिंदुस्तान को नकेल डालने के लिए हमें मजीद इंतजार करना होगा? देखिए, बात यह है कि वो तो यही आलमी इदारे कहेंगे, हिंदुस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान के, हालांकि हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी ली है वो इतनी गलत है कि उसको उसके दोस्त भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आज कमाल कर दिया, उनका मैं सुन रहा था CNN पे बयान, उन्होंने कहा इट्स अ शेम, यानी कि ये शर्म की बात है हिंदुस्तान ने हमला किया। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल वो सब कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ अगर पाकिस्तान जवाबी करेगा उसको लिजिटिमेसी हासिल होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पास हैं, भारत होश के नाखुन ले, उनकी क़यादत जो है वो अकल से नहीं, वो इस वक्त जुनून में सोच रही है। वो उसमें जिस किस्म की उनकी पॉलिसीज थी, आप मंजर आम पे आती रही हैं, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, लोअर कास्ट हिंदूज हो, जो उनके रवैये हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कोई कम्युनिटी उनसे खुश नहीं है। मुसलमानों की तो जिंदगी उन्होंने अजीरन कर दिया है। उन्होंने हमारी जो मस्जिद पुरानी थी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। तो जो जब इस लेवल पे वो आ चुके हों, तो यहाँ भी मस्जिदें उन्होंने शहीद की है, तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं। लेकिन एक तो जवाब उन्हें मिला है और इंशाअल्लाह मजीद जवाब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। केपेबल कितने हैं, लेकिन खातिर जमा रखें कि इसका भरपूर जवाब दोबारा मिलेगा। इस वक्त जब हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, कौमी सलामती का भी इजलास हुआ है, आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या मेन ऐसा एजेंडा लेकर कौम के सामने आ रहे हैं जिसके लिए कौम को उन्होंने जरूर एतमाद में लेना है? देखिए, इसमें सना एक तो हंगामी तौर पे जो वफाकी काबीना की मीटिंग तलब कर ली गई है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि मामला यहाँ रुक नहीं रहा, मामला आगे जाएगा। अगर पाकिस्तान ने जो रात जवाब दिया अपने दिफा में, अगर उसी पर इक्तफा करना होता तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी शायद बुलाना ज़रूरी ना होती, और फिर उसके बाद काबीना की मीटिंग का बुलाना भी ज़रूरी ना होता, क्योंकि हम समझते कि ठीक है, उन्होंने अटैक किया, उसका हमने दिफा किया, हमने उनके 5 हथियारे गिरा दिए, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग और फिर वफाकी काबीना की मीटिंग, और फिर उसमें ये कहा जाना कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसका आर्टिकल 51 जो क्लियरली ये कहता है कि नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म्ड अटैक अकर्स। तो ये जो इनहेरेंट राइट है किसी भी फर्द का, किसी भी रियासत का अपने दिफा में,
उसका जिक्र, तो इसका मतलब है कि एस्केलेशन तो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान अब जवाब दे। अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो उस जवाब के बाद फिर जवाबुल जवाब आता है वहाँ से या नहीं आता, तो ये सूरत हाल अगले चंद घंटों में इन तिलों में तेल नहीं है। जवाब का इंतजार तो हम क्या करेंगे। गईदा फारूकी और हुसैन थेबो भी मेरे साथ हैं। गईदा फारूकी, आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद ये जो अमित शाह नामी इनका है, ये राजनाथ सिंह जो है और इनके पता नहीं कौन से मेजर है, ये गौरव आर्या और जनरल जेडी बख्शी जैसे लोग, इनको क्यों सांप सूख गया? इनका मीडिया जो अखंड भारत का नक्शा दिखा दिखाकर दुनिया को बता रहा है कि वो इस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, ये जो हम बातें करते हैं ना यूएन की, OIC की और ना जाने कौन कौन सी आलमी ताकतों की, तो मैडम ये सारे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि ये इतना बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू का भाई कहूं मैं इसको या बाप कहूं, ये जो बैठा हुआ है एशिया के अंदर, इसको नकेल डालना बहुत जरूरी है और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है। सना हाशमी साहिबा, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है, लोडेड है, इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। भारत का मीडिया तो वो बंदर है जिसके हाथ से उस तरह आ गया और उसने अपने मालिक का सरगंजा कर दिया। वो बंदर है जिसके हाथ में कुल्हाड़ा आया, उसने अपने मालिक के नाक से मक्खी उड़ाने के लिए उसने अपने मालिक की नाक काट दी। तो ये भारत का मीडिया था जो कि खींच के लाया नरेंद्र मोदी की सरकार को, एंड दिस वाज टू वे ट्रैफिक। नरेंद्र मोदी भारत के मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल करता है, ढकी छुपी बात नहीं है। सो मोदी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडियन मीडिया के ऊपर और वो उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाता है इंडियन मीडिया, जो कि इंडियन बीजेपी का और RSS का जो फैशिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड फैनेटिक नैरेटिव है। इन रिटर्न इंडियन मीडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार की पॉलिसीज को ड्राइव करता है, उसको इंस्टिगेट करता है, तो अब सारे खुश चुप हैं, सब सन्नाटा क्यों है भाई? मैं पहले भी पूछ रही हूँ, भारत में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? आपको सिंदूर का टीका ठीक तरह से लग गया ना, या मजीद अभी कोई कमी बाकी है? या आप टीका यहाँ जो लगाते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हिंदुत्व के नजरिए वाले लोग, फैशिस्ट लोग, वो टीके ठीक तरह से लग गए या मजीद अभी टीके लगाने की जरूरत है? मैं देख रही थी कि इंडियन चैनल्स जंग, जिसमें एक शख्स का शायद आपने जिक्र नहीं किया, वो अर्नाब गोस्वामी, जो कि इस तरह से बैठता है कि जैसे वो जंग करवा के दम लेगा आज। कल उसकी सिट्टी गुम हुई भी थी कल रात से, और उसके चैनल अभी नजर भी नहीं आ रहा गईदा साहिबा, अभी पूरा चैनल ट्रांसमिशन कर रहा है, अर्नाब गोस्वामी सत्तू पी के सो रहा है। बिल्कुल जी, इससे बढ़ के अब तो वो बेहोश हो जाएंगे, वो तो कई के दिन तक अब उठेंगे नहीं। इतनी जबरदस्त किस्म की उनको जो है मार लगाई है, इतनी जबरदस्त उनको चोट पहुंचाई है, लेकिन कल रात तक तो कम से कम बेशर्मी की तरह, ढिठाई की तरह वो सामने आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, उनके चेहरों पर लानतें बरस रही थी और उनके साथ तज्जियाकार बैठ के एडमिट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज है, और साथ बैठ के अर्नाब गोस्वामी के उनके तज्जियाकार कह रहे थे कि आपका ठीक है एक जंग के हालत में है, लेकिन पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल है। और वाकई एक तो हमें इस चीज को बार बार बताना है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की है, नंबर 1। नंबर 2 ये, पाकिस्तान ने किसी शहरी आबादी को, किसी सिविलियन को, किसी शहरी इंस्टॉलेशन को, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, और पाकिस्तान ने एस्केलेट भी नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ अभी क्विड प्रो को किया है और सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं तैयारों को, उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहां से पाकिस्तान पे हमला हो रहा था। DG ISPR ने जो बताया ना कि पाकिस्तान 10 तैयारे मार गिरा सकता था, तो उसके बाद तो भारत के पास बचता ही क्या। लेकिन DG ISPR ने बताया कि हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमने कंस्ट्रेंट शो किया, इवन दो हम 10 तैयारे मार गिराते थे। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान को मार गिराने चाहिए थे। किस लिए? अरे मार गिराएंगे गईदा फारूकी साहिबा, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, ये हम सब बैठकर टीवी पर देखेंगे। हुसैन थेबो साहब, तैयारे फ्रांस से, शक्ति भगवान से, जंग पाकिस्तान से। ये इंडिया जो है, इसकी ये जो इतनी इसको तकलीफ थी कि हम जंग करेंगे, राफेल के शेयर्स गिरा दिए, अपने पायलट गिरवा लिए, इनका सारा स्ट्रक्चर तहोबाला करके रख दिया है। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। जो बात अभी अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, गईदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि कौमी सलामती की मीटिंग हुई है, बाकी सारी चीजें एंगेजमेंट्स हुई हैं, ये पाकिस्तान मजीद क्या अब आपको लगता है कि मैसेज देगा दुनिया को, और फिर वो भरपूर रिटेलिएशन जो इस वक्त कौम अवाम पाकिस्तान की जानिब से डिमांड है, वो क्या हो सकती है? देखिए जी, ये जो कुछ भी अभी तक हुआ है ये तो डिफेंसिव हुआ है। जो उन्होंने एक इंस्टिगेट किया, उसके पाकिस्तान ने उसका डिफेंसिव में रिस्पांस दिया।
ठीक। आपको एक ऐसे बदमाश से, एक ऐसे गुंडे से आपका मुकाबला है। आप देखें तो आपकी जो डिफेंस बजट है वो $7 बिलियन है। अगर आप उसको कंपेयर करें तो हिंदुस्तान की $70 बिलियन उसकी डिफेंस बजट है, हमारे से 10 गुना ज़्यादा है। अगर उसकी कैपेसिटी देखें, अगर उसकी कैपेबिलिटी देखें तो उसकी कुछ भी नहीं है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ जाहिर बात है वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी टोटल 25 करोड़ की है, उसकी अगर देखें तो 1 अरब 25 करोड़ से उसकी ज़्यादा आबादी है। मैं समझता हूँ ये हमारे पाकिस्तानी अफवाज का, हमारे सोल्जर्स का, ख़ास तौर पे एयरफोर्स का बड़ा ये कारनामा है जिन्होंने इस तरह से इनके तैयारे गिराए हैं, इनके फाइटर जेट्स गिराए हैं। अभी मुझे एक हालिया एक BBC की एक खबर आई है जो BBC टर्की ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये राफेल तैयारे गिराए हैं और जो फ्रांस है उसको इसकी फिक्र लग गई है। हमें ज़रूरत इस बात की है इस वक्त हमें पाकिस्तानियों को कि हम सब पाकिस्तानी सारे इख्तलाफात भूल के वो जो पीपल्स पार्टी का है, वो जो PTI का है, वो जो PMLN का है, उसको एक ही इस वक्त नाम होना चाहिए कि वो सोल्जर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे पाकिस्तान पे कोई भी बात आती है तो हमने देखा है कि जो जितने भी हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो सिपाही बन जाते हैं। और ये जोश और बला हमने रात भी देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक की बात हुई तो लोग लाहौर में, सियालकोट में, बाकी शहरों में लोग बाहर निकल आए और पाक अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगे। और इसी तरह से हमने हिंदुस्तान में देखा कि वहाँ पे बिल्कुल एक साइलेंट सा माहौल हो गया, उनकी मीडिया को मौत आ गया। वरना तो वो सब लोग हम लोगों को अप्रोच कर रहे होते थे कि बात करें, अब वो किसी टॉपिक पे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो प्रोग्राम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखें इसमें एक तो हमारा जज्बा है हमारा ईमानी है, जो हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले बताया, ट्यू नेशन थ्योरी की जो बात की। तो हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का हमें फ़ख्र है और हमारा ये ईमान है कि हम अगर पाकिस्तान के अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जान देंगे तो वो हमारी शहादत है। और इसीलिए हमारा एक जज्बा होता है। और वहाँ पे जो हिंदुस्तान की फौज है उनको अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको बुला के वो गाय का कुछ पिलाते हैं, तो लिहाजा वो उसको बड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ निशान हैदर मिलता है, हमारे यहाँ अप्रिसिएशन इतनी ज़बरदस्त मिलती है। तो हमें अपने आप के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, पाकिस्तान की कैपेसिटी के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, जो मैंने अभी हमारे प्रोड्यूसर को एक क्लिप भी भेजा है जो टर्की ने बताया है। उन्होंने अब बेसिकली समथिंग अपने आप को भी उसमें अप्रिशिएट किया है कि जी ये टेक्नोलॉजी जो सेंसर डिटेक्शन है, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने टर्की से लिया है और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम है उसको कहते हैं। तो वो उसके थ्रू उन्होंने ये फाइटिंग जेट्स गिराए हैं। लेकिन कुछ भी है, लेकिन ये दुनिया इस चीज़ को इंडोर्स कर रही है। इवन जो भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसने अपने वेब पेज पे लगाया कि ये राफेल गिराए हैं। और वहाँ पे देखें किस तरह से उनकी RSS के गुंडों की प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर थोड़ी देर के बाद वो उनको वहाँ से पोस्ट हटानी पड़ी जो बिल्कुल फैक्चुअल फिगर है। और यही नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया है, इसी ने इसको प्रोवोक किया, ये इसी को यूज कर रहा होता है। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन में भी एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके आता है, हिंदू देश बनाने की बात कर रहा होता है। असल अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा मसला शुरू होता है, ये सारा मसला शुरू तो होता है वक्फ बिल के साथ। तो वक्फ बिल के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सबताज करने के लिए, उनको रोकने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो गुरुद्वारा एक्ट 1925 को भी वो रिवाइज करने जा रहे हैं। वो सब कुछ हिंदू सुप्रीमेसी, जो RSS की आइडियोलॉजी है कि हिंदू सबसे सुप्रीम है, उसके तहत जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये जंग छेड़ के इनको हमने, वो गरीदा साहिबा ने तो कहा ना कि सिंदूर, लेकिन अभी आजकल वो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई जब सिंदूर लगता है ना तो फिर उसके बाद दुल्हन के साथ क्या होता है। तो ये उन्होंने अपने साथ खुद ही ये हमें एक इनिशिएटिव दिया है कि सिंदूर के बाद क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अभी जो कुछ भी पाकिस्तान ने अभी तक किया है
वो तो डिफेंसिव मूड पे था ना। डेफिनेटली अभी जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी उसमें ऑफेंसिव मूड पे आएंगे और पाकिस्तान बताएगा कि मेरा आगे का क्या प्लान है, और वो इस तरह से होगा कि जिस तरह से हमने लास्ट किया था कि चाय पिला के हमने छोड़ दिया था। मुझे नहीं लग रहा कि इस मर्तबा जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो हमने चाय पिला के इनको छोड़ देना है। हमने इनको सबक सिखाना है कि इनकी जो नस्लें हैं और ये जो हिंदू आइडियोलॉजी है और ये जो हिंदुत्व है, ये एक मर्तबा इसको फिनिश करना है। और ये हिंदुस्तान को भी बखूबी पता है कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान की जो वेपन स्ट्रेटजी है वो हिंदुस्तान से कहीं बेहतर है। इनके दो, एक हाशिम आरा और दूसरा अंबाला, दो अड्डे हैं जहां से राफेल उड़ते हैं। ये भी खबर आई, किसी राइटर्स ने ये लिखा है कि अंबाला से उठने के साथ ही उनके जो सेंसर थे वो पाकिस्तान ने उनको हाईजैक किया और उनके जो डिवाइसेस थी वो आपस में उन्होंने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें आएंगी, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फख्र होना चाहिए कि हमने जिस तरह से हिंदुस्तान जो 4 गुना एक बड़ा, एक बदबूदार, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी की बात करने के लिए उन्होंने ये अटेम्प्ट किया और हमने उनको खूब किस्म का एक जवाब दिया। ठीक हो गया। हुसैन तैयबू साहब, आप हमारे साथ ही हैं, मेरे साथ अमीर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, बात यहाँ तक तो पहुँची है कि जाहिर है हम इकट्ठे हैं और हमें ये बताने की भी जाहिर है किसी को ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किसी सियासी जमात का रंग नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का रंग है। लेकिन भारतीय फौज का पोस्टें छोड़कर फरार होना, फिर उसके बाद इस पूरी सिचुएशन में खामोशी एकदम छाई हुई है। पूरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवाल सब खामोश बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। फिजाइया के अपने लोगों से जो ब्रीफिंग्स करा रहे हैं उनको ब्रीफिंग देना नहीं आ रही, उनको भी अजीब व गरीब अल्फाज अदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने मैंने कहा था चड़ी सेक्टर के ऊपर उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया, उससे पहले भी लहराया हुआ है। इस सारे एपिसोड के अंदर अब ये जो प्लान किया है इंडिया ने, या ये जो स्ट्रेटजी बनाई है, इसका क्या मकसद है? कि वो भी डिफेंसिव हो गया, वो कह रहा है हमने अपना बदला, बकौल उसके सो कॉल्ड बदला उसने ले लिया है, तो इसके बाद वो अब खामोश है? या आपको लगता है कि इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं अपनी कोई मजीद कार्रवाइयां करने में दिलचस्पी रखता होगा? सना, एक तो जो अमित शाह वज़ीर दाखिला है, यूनियन होम मिनिस्टर है मोदी का, अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले एक हंगामी मीटिंग तलब की है जिसमें जो बॉर्डर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं और चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर जी, सिक्किम, बिहार, मगरबी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के जो रियासतें हैं। इसका मतलब है कि वो उन्हें इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, अब जवाब देगा, तो ये वो रियासतें हैं जिनमें किसी न किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर सकता है। क्योंकि पहले मामला होता था, यानी वहाँ से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर जो कि LOC के अतराफ का इलाके, वर्किंग बाउंड्री, वहाँ पे अटैक किया जाता था। पाकिस्तान भी उसका जवाब अगर देता था तो वो वर्किंग बाउंड्री या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ही देता था। ये बड़े अरसे के बाद पहली बार जी इंडिया ने बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया है, जिसका ऐलान जंग है। इंडिया ने वॉर वेज कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त पाकिस्तान जंग के मंजर में इस वक्त खड़ा हुआ है, तो उसको इस बात का एहसास है कि अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है, पाकिस्तान भी इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करेगा। और वहां जो रियासतें आती हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज के साथ इस वक्त अमित शाह की मीटिंग चल रही है। इसके अलावा गल्फ न्यूज ने अभी रिपोर्ट किया है कि 7 भारतीय शहरी पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई है या जो वहां पे फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, 7 भारतीय शहरी उसमें हलाक हुए और 30 के करीब भारतीय शहरी जो हैं वो जख्मी हैं। अब ये गल्फ न्यूज हम जानते हैं कि इसका इंडिया से ताल्लुक नहीं है, तो वो रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडियन मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट नहीं कर रहा। दी हिंदू जो उनका राइटिस्ट और नेशनलिस्ट अखबार है और बहुत बड़ा अखबार है, उसने अब से चंद घंटे पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान ने 3 भारतीय जहाज जो हैं उनको शॉट डाउन किया है, लेकिन उन पर इतना प्रेशर आया कि उसके बाद फिर उनको अपनी वो पोस्ट जो है एक्स से उसको डिलीट करना पड़ा और उसमें माजरत करना पड़ी। तो इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो यकतरफा तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ ये शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को फतह कर लिया गया है और जय हिंद
और इंडिया ने और मोदी ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है एक तरफा तौर पर, और पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल सरासीम की तारी और पाकिस्तान सहमा हुआ है मोदी की इस ये अलगार के सामने। अब जो इंडियन मीडिया है वो ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो क्या है। वो इंटरनेशनल मीडिया ही होगा जो वहां पे ये बात करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल मीडिया निस्बतन आजाद है, वो ऑपरेट करता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वहां रिपोर्ट करने की आजादी उस तरह से नहीं है। हमने ये चीज 2015 में देखी, 2016 में देखी, जब पुलवामा हुआ, मुजफ्फर रहमानी को शहीद किया गया, वहां पे पैलेट फायरिंग शुरू हुई। तो पूरी दुनिया में जो पैलेट फायरिंग के इंसिडेंट्स थे और कश्मीरियों के ऊपर जो 7 लाख फौज ने एक तरह से वो टूट पड़ी थी, उसकी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया कर रहा था। और द गार्डियन से लेके, इंडिपेंडेंट से लेके, अल जजीरा से लेके, बीबीसी से लेके, उसके बाद फिर मोदी ने इंटरनेशनल मीडिया पर वहां पाबंदी लगा दी। तो अब वो इंडिपेंडेंटली वहां से रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये बाहर से अब इंटरनेशनल मीडिया, जैसे ये गल्फ न्यूज का मैंने आपको हवाला दिया, अब वहां से भी जब चीजें सामने आएंगी तो फिर उनको कुछ सुकून मिलेगा और उनकी कौम को पता चलेगा कि यहां जो गोदी मीडिया है, जो मोदी की गोद में बैठा हुआ है लैपडॉग मीडिया, ये तो एक तरफा तौर पर सिर्फ यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमने अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया है? 5 त्यारे, ये रीसेंट हिस्ट्री के अंदर 2 मुल्कों की कन्फ्रंटेशन में, रीसेंट हिस्ट्री में ये एक नाकाबिल यकीन वाकया है। तो ये आप देखिए अगले चंद घंटे में एक तो वहां पे चीजें जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से खुलकर सामने आएंगी, और पाकिस्तान में भी अब जवाब की तैयारी जो है वो यकीनी तौर पे हो रही होगी। अमीर अब्बास साहब, कतई कलामी की मौके दीजिएगा। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हुसैन थेबो साहब जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे उस वीडियो क्लिप की, वो वीडियो क्लिप अब हम प्ले करने जा रहे हैं। हुसैन थेबो, डॉक्टर हुसैन थेबो, काइंडली प्लीज ब्रीफ इट कि इस वीडियो क्लिप में क्या कुछ हम मजीद आश्कार कर रहे हैं। हुसैन थेबो, मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो इस वक्त हम इंफॉर्मेशन वो शेयर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन मैंने आपको इतना पहले भी बताया कि जो इनके 2 अड्डे हैं जहां पे राफेल जहां से उड़े, एक हाशिम आरा और दूसरा अंबाला। ये अंबाला से जिस तरह से उड़े, ये बेसिकली ये जो हमने अभी क्लिप दिखाई, ये बीबीसी टर्की है। बीबीसी टर्की ने इसमें अपने आप को भी थोड़ा, ये थोड़ी सी और क्लिप बड़ी है, उसमें अपने उसने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम की बात की है कि ये हमारा सिस्टम है और वो हम दुनिया को सेल करते हैं। लेकिन उसने ये बताया है कि ये जिस तरह से, जैसे ही राफेल वहां से उस अड्डे से उड़े तो पाकिस्तान ने उसकी पूरा सिस्टम को हाईजैक किया और उसको वहीं से ही उनका डिस्कनेक्ट किया, और जिसकी वजह से ये हमने यहाँ पे आके गिराया। अगर हम चाहते, पाकिस्तान ये चाहता, तो ये हिंदुस्तान के अंदर भी हम इनको गिरा सकते थे। पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान उसको हिंदुस्तान के अंदर जाके अटैक कर सकता था। तो ये मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये तो सारी चीजें अभी तक जो हमारी अफवाज ने, हमारे खासतौर पे एयरफोर्स ने ये डिफेंसिव स्टाइल में सारी चीजें की हैं। अब जो स्ट्रेटजी बनेगी इस वक्त, जो वजीर आजम साहब जिस तरह से गाइडलाइन देंगे, और वजीर आजम साहब के गाइडलाइन के बाद हमारी जो मिलिट्री मैं बिल्कुल आती हूँ हुसैन थेबो। थैंक यू फॉर ऑल ब्रीफ, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ ही रहेगा गरीदा फारूकी साहब, वंस अगेन थैंक यू। मैडम, जो बात अभी हम बात कर रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें आपके इल्म में होंगी और आप भी बहुत सारी चीजें इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की वजह से रिवील नहीं कर रही होंगी, इसका मुझे बखूबी अंदाजा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिताब को आप क्या समझती हैं इस वक्त, इस सूरत हाल में, जबकि कौम का एक मूड है, अब आपका भी एक मूड था, आपने मुझे अभी अपना बताया सिलसिला कि किस तरह से आप इस वक्त सोच रही हैं चीज़ों को। इस वक्त कौम का भी एक मिजाज है। मैं आपको कराची की सड़कों का बता सकती हूँ, लाहौर का जहां पर स्ट्राइक्स हुई हैं उन एरियाज का भी बता सकती हूँ। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के खिताब से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अहम है सना हाशमी साहिबा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और पिछले 15 रोज से आज 16वां दिन है पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, और इन 16 दिन में इवन तो ये मौका नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वजीर आजम को इससे पहले खिताब कर लेना चाहिए था। कौम को एतमाद में लेना बहुत अहम होता, लेकिन चलें, वजीर आजम आज कौम से खिताब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे कर रहे हैं कि जंग शुरू हो चुकी है।
जब जंग का आगाज हो चुका है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का खिताब जो है वो ब्रीफ होगा, कोई बहुत डिटेल से नहीं होगा, और उसमें सिर्फ वो कौम का हौसला बढ़ाएंगे, आगाह करेंगे, भारत की जारहियत के हवाले से एक मुख्तसर सी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, अफवाज पाकिस्तान का हौसला बढ़ाएंगे, उनको शाबाश देंगे, उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे जो हमारे शोहदा हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें मर्द शामिल हैं, ज़ईफ मर्द शामिल हैं, उनको इसाले सवाब का। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मेजर्ड, कैलकुलेटेड एंड ब्रीफ स्टेटमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि जो फैसले होने होते हैं वो आला तरीन सतह पे हो जाते हैं, वो उन डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स में हो जाते हैं, आप उनको अनाउंस नहीं करते मीडिया पर आकर या आप पब्लिक के सामने आकर। लेकिन कौम का फेथ अपने ऊपर बरकरार रखने के लिए, कौम का एतमाद अपने ऊपर बरकरार रखने के लिए ये बड़ा अहम होता है कि पीरियोडिकली ऑफ एंड ऑन जो कौम का सरबराह है, जो रियासत का सरबराह है, जो हुकूमत का सरबराह है, वो एतमाद में ले। तो मेरे ख्याल है कि एक ब्रीफ सी कैलकुलेटेड सी स्टेटमेंट देंगे वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म के खिताब की आउटलाइन क्या हो सकती है, स्केलेटन क्या हो सकता है, उसका अंदाजा आपको कौमी सलामती के एलामिये से भी हो जाना चाहिए। बड़ा कैलकुलेटेड है, बड़ा मेजर्ड है, लेकिन बड़ा स्टर्न है। ईदा फारूकी साहबा, हम कंटिन्यू कर रहे थे इसी डिबेट के हवाले से। ये मैं अभी अमीर अब्बास साहब से तस्करा कर रही थी कि सारी वारदातें डालकर, रात की तारीकी में हल्ला बोलकर, धावा बोलकर, सो कॉल्ड सूरत हाल दिखाकर दुनिया को ये सफेद परचम जो लहरा रहा है इंडिया, इसका क्या मतलब दुनिया को दिखाना चाहता है ये? जी बिल्कुल सना हाशमी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी कि जिस तरह आपने देखा है कि पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की फौज के अंदर जिस तरह से डिफेक्शन स्टार्ट हुई हैं, जो फ्रैक्शंस वहां पड़ना शुरू हुई, जो दरारें वहां पड़ना शुरू हुई, 3 टॉप लेवल के हाईएस्ट मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को सैक कर देना, ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं थी। तो भारत की फौज प्रोफेशनल फौज नहीं है, और फौज के अंदर प्रोफेशनलिज्म कहां से आता है? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कहां से आता है? आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी कहां से आती है? जब आपका नजरिया मजबूत होता है, जब आपका ईमान मजबूत होता है। तो भारत की फौज की जो अक्सरियत है, मिसाल के तौर पे वहां पर 2 जो कौमियतें हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी वो सख्त और बड़ी डट के लड़ने वाली हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि जो जेहलम का इलाका है, यहाँ के लोग बड़े जंगजू होते हैं, और हमारी अफवाज में जेहलम के रीजन के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो भारतीय फौज में एक तो गोरखा, आपने सुना होगा कि जब तकसीम नहीं हुई थी तो गोरखा फौज वो वर्ल्ड वॉर 1 में वर्ल्ड वॉर ठीक है, तो एक तो गोरखा और दूसरे सिख, इन दोनों को कहा जाता है कि ये बैटल हार्डन कौमियतें हैं, और इनकी बुनियाद पे दीज आर द बैकबोन, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडियन मिलिट्री। अब सिखों के अंदर भी जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट को ले लें, भारतीय फौज के अपने अंदर सिख फौजियों को कत्ल करने के प्रेसिडेंट्स हैं। अभी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद भी 6 सिख फौजी जिस तरह से मार दिए गए, तो सिखों के अंदर बहुत बेचैनी है। सो उनकी वो कन्विक्शन नहीं है, उनकी वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ। गोरखा फौजी किसी हद तक है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी फौज को जब मुस्तकिल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पे लगा देंगे। अब सिर्फ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर 7 से 8 लाख फौज रोजाना की बुनियाद पे जब वो देखेंगे कि खवातीन की बेहुरमती हो रही है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, खवातीन को कत्ल किया जा रहा है, बूढ़ी औरतों को कत्ल किया जा रहा है, बूढ़े मर्दों को कत्ल किया जा रहा है, मर्दों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप पे आता है। गुफ्तगू लंबी हो रही है, मैं आपकी कतई कलामी की माफी चाहते हुए जाना चाहूंगी कोहाला पुल मुजाहिद बरेलवी की तरफ, जो इस वक्त बराह रास्त वहां से हमारे पास मौजूद हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने जो ज़रा पूरी तरह से हमें इस पूरे एपिसोड के दौरान, जब पहलगाम के अटैक से लेकर अभी तक आप हमें आउटडोर अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। सर, क्या सूरत हाल है? ये रात भर की जो सारी कार्रवाई इस पागल दहशतगर्द मुल्क इंडिया ने की है, और जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं कोहाला पुल पे? मुजाहिद बरेलवी। एक तो ये कि मैं आपको 4 दिन पहले गालिबन GTV पहला चैनल था जो इसी रास्ते से गुजरता हुआ मुजफ्फराबाद, और फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल तक गए थे दरिया नीलम के साथ। इस वक्त भी आपको मैं देखूं कि दरिया नीलम जो है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं कि उसी तरीके से बह रहा है, गो के इसमें ज़रा सुस्त रफ्तारी है, वो जोश व खरोश नहीं है। दोपहर का पहला मंजर है, ट्रैफिक आम तौर पर चल रहा है। रात गए ये जो खबर आई है, और आपने देखा कि हमेशा
भारत जो है और हिंदू जो दिल्ली सरकार है वो रात का वक्त हमले के लिए चुनती है, और हमें भी जब रात को उठाया गया तो उसके बाद फ़ौरन यहाँ हम रवाना हुए। और मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के एक करीबी गांव के पास खड़ा हूँ, और ट्रैफिक अगर आप देखेंगे दाएं बाएं अभी आम देखिए, सामने से मुजफ्फराबाद से बसें भी आ रही हैं, साथ में दरियाए झेलम भी बह रहा है, पूरे माहौल में कहीं खौफ दहशत नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है मुजाहिद बरेलवी साहब, लेकिन आपकी वहां पर आबादियों में जो रहायश पजीर लोग हैं, अवाम जो है, उनसे बात हुई है इस सारी वारदात के बाद जो इंडिया ने रात गए की है, रात की तारीकी में, इसके बाद अवाम का कैसा मुराल है मुजाहिद साहब? देखिए, अभी तो मैंने कहा ना कि अभी हम जो कोहला आपको इल्म है कि वो रास्ता है जहाँ एक तरफ बाग को रास्ता जाता है जहाँ एक हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक ये मुजफ्फराबाद होते हुए ये जाता है दो दरियाब होता हुआ चकोटी, और दूसरा बॉर्डर हमारे दरिया नालिम को मिलता है, जहाँ इन्होंने ख़ास तौर पर मैं मुजफ्फराबाद अभी कोई थोड़ी देर बाद पहुँचने वाला हूँ, जहाँ रात को एक मस्जिद पर हम शहीद किया गया। लेकिन अभी इस वक्त जो है ये सड़क ऐसी है कि यहाँ पर अभी थोड़ी दूर जाएंगे तो फिर हमें आबादी नज़र आएगी। आपको इल्म है कि इसमें यहाँ से कोहाला से लेकर मुजफ्फराबाद तक बेशतर छोटे छोटे से गाँव हैं, और ये अगर सामने मेरा कैमरामैन दिखाए कि देखिए यहाँ रिहाइश इनकी होती है, सामने अगर ये दिखाए छोटे छोटे घर हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि घरों में उतरते जाते रहते हूँ, लेकिन कोई आपको जो है कोई ऐसा नजर नहीं आता होगा कि यहाँ कोई खौफ हो, यहाँ लोग घर छोड़ के जा रहे हों, मामूल की जिंदगी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये दरिया क्रॉस करके उधर भी चला जाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी अभी गाड़ी गुजरी है, ये भी अभी जा रही है मुजफ्फराबाद की तरफ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप माशाल्लाह जिस तरह से फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी, हमारी जानिब से आपको सलाम है खास। लेकिन मुजाहिद बरेलवी, इस सारी सिचुएशन में जबकि हम जाहिर है एक वॉर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया जो मुसल्लत करना चाहता था वो कर बैठा है, अब इसके लिए हमने अपना डिफेंस इस्तेमाल किया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाहिर मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई होगी कि पाकिस्तान के पास अब क्या चॉइस रह गई है? देखिए, आलमी दुनिया हमसे कांटेक्ट कर रही है, वो बता रही है कि खित्ते का अमन बहुत जरूरी है, लेकिन इस सब के बाद भी पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अब से कुछ देर के बाद खिताब करने वाले हैं। देखिए, उसका हमने पहला जवाब तो आपको इल्म है कि रात ही को दे दिया था, और खुद इंडिया ने एडमिट किया कि उनके 3 जहाज गिराए गए। और उस वक्त जब हम स्टूडियोज में बैठ के हम और दूसरे लोग जब वापस आया था तो तजिया कर रहे थे कि हर सूरत में मोदी ने इतना हाइप क्रिएट कर दिए कि वो हमला करेगा। और हमारे आपको याद है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा था 24-36 घंटे, लेकिन खैर उसमें 72 घंटे लग गए। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, हमारी फौजें तैयार थी, रात गए इसीलिए हेलीकॉप्टर गिराया। लेकिन इसका मुझे अफसोस ये है, पाकिस्तान की सिर्फ एक ही कमज़ोरी है, वो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वहाँ भी कश्मीरी मुसलमान आबादी है। उनको तो इस बात का खौफ नहीं था कि ये जो 26 लोग शहीद हुए हैं, कि चाहे वो हमारे आपने देखे मुरीद के तक में मारा है उन्होंने, उधर बावरपुर के से फायर किया है, मिसाइल किया है। यहाँ पाकिस्तान ने जहाज़ तो गिरा सकता है, हेलीकॉप्टर तो कर सकता है, लेकिन हम मिसाइल इसलिए नहीं गिरा पाते कि आबादी की उस तरफ भी हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं। लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन ये बात पेश नज़र आए, ये एक बड़ी मुश्किल जंग है, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। ये जो कश्मीर वाला है हिस्सा, इसी तरह फिर वाघा का एक तरफ से सेफ है, या सियालकोट का भी सेंसिटिव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारी फ़ौज के लिए ये हो रही है, मेरी बात हुई थी एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर से, फ़ौज के अफसर से, कि वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ से एक भी गोली चलाते हैं या फायर करते हैं तो वो जाएगा और हमारे ही लोगों को, घरों को या बच्चों को या अस्पतालों या स्कूलों को निशाना बनाएगा। लेकिन मुजाहिद साहब, आप बिल्कुल तमाम तर सीनियर लोग हैं और बहुत अहम और ज़ाहिर है बहुत ही जो आपके पास मालूमात हैं ऑफिशियल्स वो आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम LOC के ऊपर नहीं इनको एंगेज करेंगे ना, फिर हमें इनके, अभी हम नाम ले रहे थे, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब भी थे, मगरबी बंगाल की तरफ इनको एंगेज करेंगे, वहाँ अटैक कर सकते हैं, राजस्थान के अंदर कर सकते हैं, बिहार के अंदर कर सकते हैं, झारखंड के अंदर कर सकते हैं, तो ये भी तो एंगेजमेंट पॉइंट्स हैं। ये जब हमारी आबादियों को निशाना बना रहे हैं तो एक दो हम भी बना के दिखा देते हैं इनको। देखिए, यहाँ मुश्किल ये है कि अगर आप गौर करें कि हिंदुस्तान वो जो हम फायर कर सकते हैं वो फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप देखें, अगर मैं फिर दिखाऊं कि ये जो पहाड़ी सिलसिला चल रहा है ये कोई 40-50 किलोमीटर तक का है। यहाँ से अगर उस पहाड़ के उस तरफ से 10,000 20,000 फौज आती भी है, हमला भी करती है, तो वो बुरी तरह मारी जाएगी।
यहाँ तो आ ही नहीं सकते। यानी वो ज़मीना हमला करने की पोजीशन में कम से कम कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इसके हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा कि उन्होंने 71 की जंग में या 65 की जंग में चौंडा यानी सियालकोट के महाज से किया था, क्योंकि सियालकोट और जम्मू का रास्ता को मुश्किल से 1 घंटे का है। यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी दुश्वारी ये होगी कि अगर हिंदुस्तानी फौज उन्होंने ज़मीनी हमला किया तो ये 40-50 किलोमीटर के पहाड़, यहाँ पर बहते हुए ये दरिया और यहाँ बहते हुए लोगों की ज़रूरत जो है उनको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए वो सिर्फ आबादियों पर मिसाइल ही कर सकते हैं और गालिबन पाकिस्तान को, अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल को बताना चाहिए और गालिबन वो देख भी रहे होंगे कि मासूम शहरी हैं इसमें मारे गए। कोई उन्होंने हमारा हेडक्वार्टर, कोई सिक्योरिटी का दफ्तर, कोई फौजी उनके निशाना नहीं बना, आम लोग बने और वो भी बेचारे, मैंने कहा ना, मुरीद के और जो आप दिखा रहे थे। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि अब जब आ जाऊं तो आबादी में जहां लोग मौजूद हों उनसे बताऊं। बस मुजफ्फराबाद कोई आधे घंटे के फासले पर रहता है। जी बिल्कुल, भारत ने जो है वो, मेरा पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद था, सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, गरीदा फारूकी में मौजूद थी और साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का ही बहुत शुक्रिया। जबकि को होस्ट सना हाशमी सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। और हुसैन थैबू साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। जबकि कोहाला पुल से ताज़ा तरीन इतलात सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुजाहिद बरेलवी अपडेट कर रहे थे, आपके वक्त का शुक्रिया।